डियर स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा अगला टाइप जो है उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय ए सिंगल वेक्टर, देन दैट वेक्टर इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर। कहने का मतलब ये है कि अगर बहुत सारे वेक्टर्स हैं और उन सारों का कंबाइंड इफेक्ट एक अकेला वेक्टर रिप्रेजेंट कर दे रहा है इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो उसी को हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। एग्जांपल देके समझाता हूँ डियर स्टूडेंट्स। तो सपोज के एक ट्रक है, ठीक है, और इस ट्रक को पीछे से कुछ लोग धक्का दे रहे हैं, तो इधर एक फोर्स लगा, इधर एक फोर्स लगा, इधर एक फोर्स लगा, है ना, ये सब फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर। तो अब अगर ये मान लो तीन वेक्टर्स हो गए, तीन फोर्स के वेक्टर्स हो गए। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लो इन सब को का जो कॉम्बो है, यानी इन सब का जो कंबाइंड इफेक्ट है, इन सभी वेक्टर्स का जो कंबाइंड इफेक्ट है, वो अगर मैं एक सिंगल वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दूं, जैसे मान लो ये 2 न्यूटन है, ये सपोज 5 न्यूटन है और ये सपोज 1 न्यूटन है, ठीक है, तो 5 2 7 और 1 8, तो ये हमारा 8 न्यूटन हो गया। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या है हमारा? रिजल्टेंट वेक्टर। क्यों? क्योंकि इस अकेले ने इन सब का कंबाइंड इफेक्ट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के हिसाब से बता दिया है कि इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट मैग्नीट्यूड में कितना होगा और इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट डायरेक्शन में क्या होगा, वो इस अकेले ने बता दिया है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो उम्मीद आपको बात समझ में आ गई हो क्या होता है रिजल्टेंट वेक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ जो है मेजर टाइप्स हमारे ख़त्म हो गए और अब हम शुरू करेंगे डियर स्टूडेंट्स लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आप अभी हेडिंग दे सकते हैं लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना इतना आसान नहीं है। डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते तुम हमेशा दो वेक्टर्स को, है ना। जैसे 2 + 3 हमेशा 5 होता है, पर दो वेक्टर्स को हमेशा डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। हाँ डियर स्टूडेंट्स, कुछ आपको मैं एग्जांपल्स देके बताता हूँ। तो सपोज देखो, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि सपोज ये कोई बॉडी है और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है इधर, सपोज ये फोर्स F1 है, ये 2 न्यूटन का फोर्स है। इधर भी एक फोर्स लग रहा है, ये सपोज F2 है और ये 3 न्यूटन का फोर्स है। अगर मैं नेट फोर्स निकालना चाहूँ, यानी रिजल्टेंट निकालना चाहूँ, तो इन दोनों को पहले वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ। तो F1 को वेक्टर फॉर्म में क्या लिख पाऊँगा? 2i कैप न्यूटन, अभी यूनिट नहीं लिख रहा मैं। और F2 में क्या लिख पाऊंगा? F2 लिख पाऊंगा 3i कैप न्यूटन, क्योंकि ये दोनों फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की दिशा में, दोनों के लिए मैंने प्लस i कैप का इस्तेमाल किया है। अब अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है इनका रिजल्टेंट यानी इनका वेक्टर सम, इनको कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन करके जो सिंगल वेक्टर ले रहे हैं वही रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट मतलब एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। रिजल्टेंट यानी ये जो रिजल्टेंट है वो एक्चुअली कैसे आया था? इन सब को ऐड करके आया था ना। उन सब का कंबाइंड इफेक्ट कैसे पता चलेगा? उन सबको ऐड कर दोगे तब तुमको कंबाइंड इफेक्ट पता चलेगा। तो R = F1 + F2 लिख दिया मैंने। अभी F1 क्या है? F1 2i कैप है और हमारा F2 क्या है? F2 हमारा 3i कैप है। तो अब देखो 2i कैप + 3i कैप क्या हो जाएगा? 5i कैप। तो ये तो हमने डायरेक्टली ऐड कर दिया, यानी रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ गया? 5i कैप। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 5 हो जाएगा। 5 यानी 5 न्यूटन होना ही था। 3 भी उधर 2 भी उधर, दोनों ऐड हो गए। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा इस बॉडी के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगने लगेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर ये वाला फोर्स उधर होता तो वो -2i हो जाता, तो +3 - 2 क्या हो जाता? +1। तो उस केस में वो ऐसा हो जाता, +1 न्यूटन का फोर्स लगता। कब? अगर ये उधर हो जाता तो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये तो एक बात हो गई। लेकिन क्या हो कि अगर ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स उधर लग रहा है, एक फोर्स उधर लग रहा है, और मान लो इधर 3 न्यूटन लग रहा है, इधर सपोज 4 न्यूटन लग रहा है, तो फिर इस केस में फिर नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? इन दोनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो फिर उसी के लिए स्पेशल लॉज बनाए गए हैं डियर स्टूडेंट्स। वो लॉज कौन से हैं?
वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए अलग से लॉज बनाए गए हैं, जिसमें जो पहला लॉ है उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले लॉ को हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो दूसरा लॉ है उसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो तीसरा लॉ है उसको हम बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये 3 लॉज हैं डियर स्टूडेंट्स जो हमें पढ़ने हैं, है ना। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो इसकी हम शुरुआत करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, ठीक है। अब क्या कहता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आओ देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? कोई भी लॉ, वेक्टर एडिशन का कोई भी लॉ कब काम करेगा? जब वेक्टर सेम टाइप के हो। सेम टाइप के वेक्टर होना जरूरी है, ठीक वैसा ही जैसे स्केलर्स को सेम टाइप का होना जरूरी है। जैसे डियर स्टूडेंट्स मान लो अगर मैं बोलूं, सपोज मैं बोलूं डियर स्टूडेंट्स 2 किलो प्लस 5 सेकेंड, क्या होगा? 2 किलो प्लस 5 सेकेंड, कुछ हो पाएगा डियर स्टूडेंट्स? कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि किलो में हम सेकेंड को कभी ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि किलो किसके लिए है? किलो तो मास के लिए है, और सेकेंड किसके लिए? सेकेंड तो टाइम के लिए है। कहने को तो दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं, कहने को तो मास भी स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, पर 2 स्केलर क्वांटिटीज को हम कभी भी हमेशा डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। देखना पड़ता है कि वो सेम टाइप की स्केलर क्वांटिटीज हैं कि नहीं। यानी अगर दो स्केलर क्वांटिटीज हैं और दोनों एक जैसी हैं, सेम टाइप की है, जैसे ये भी मास है वो भी मास है, 2 किलो प्लस 5 किलो 7 किलो ऐसा, तो अगर जिन 2 क्वांटिटीज़ को हम ऐड कर रहे हैं, चाहे वो स्केलर हो चाहे वो वेक्टर हो, तो अगर तुमको स्केलर में स्केलर ऐड करना है तो वो तभी ऐड होंगे जब वो सेम टाइप के हों, यानी उनका यूनिट्स और डायमेंशन सेम हो, वो एक जैसे हों, है ना। या नहीं तो उसी तरह से 2 वेक्टर्स तभी ऐड हो पाएंगे जब वो 2 वेक्टर्स सेम टाइप के हों, एक जैसे हों। जैसे कि वेलोसिटी वेक्टर में तुम वेलोसिटी वेक्टर ही ऐड कर पाओगे, वेलोसिटी वेक्टर में हम फोर्स वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते, फोर्स वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर को आपस में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि फोर्स का यूनिट अलग है और एक्सेलरेशन का यूनिट अलग है। फोर्स का यूनिट अलग है, वेलोसिटी का यूनिट अलग है। हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आपस में ऐड, कहने को तो दोनों वेक्टर ही हैं, फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, पर दोनों के यूनिट्स डायमेंशंस अलग अलग हैं, ये अलग टाइप की क्वांटिटीज़ हैं, तो इनको हम आपस में डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। फोर्स वेक्टर को फोर्स वेक्टर के साथ ही ऐड कर पाएंगे, और वेलोसिटी वेक्टर को वेलोसिटी वेक्टर के साथ ही ऐड कर पाएंगे, एंड सो ऑन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ ही ऐड कर पाएंगे। तो 2 वेक्टर्स को हम तभी आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब वो एक जैसे हों, सेम टाइप के हों। 2 स्केलर्स के साथ भी वैसे ही मामला, 2 स्केलर्स को भी तुम तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाते हो जब वो एक जैसे होते हैं। तो यही मैं समझाना चाह रहा था। तो डियर स्टूडेंट्स ट्रायंगल लॉ की मदद से हम क्या करते हैं? हम ट्रायंगल लॉ की मदद से हम 2 वेक्टर्स को ऐड करते हैं, ठीक है। और वो 2 वेक्टर्स को जो हम ऐड करते हैं, एक बार में हम 2 वेक्टर्स को ऐड करते हैं, वो 2 वेक्टर्स जिनको हम ऐड कर रहे हैं वो एक जैसे होने चाहिए, तभी ट्रायंगल लॉ उसके ऊपर काम कर पाएगा, वरना वो ऐड नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम और चर्चा करते हैं। पहले आप यहाँ तक कॉपी कर लें, फिर हम ट्रायंगल लॉ और अच्छे से देखते हैं, ठीक है। आप कॉपी कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अब देखने वाले हैं डिटेल में। आओ देखते हैं कि ये लॉ का स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट को पहले हम पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या है। तो आप चाहें तो वीडियो पॉज करके भी ये स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं पहले, है ना, और आप चाहें तो मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स लेट्स सी क्या कहता है ये। इफ़ 2 वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप, जैसे कि मैंने बताया था कि सेम टाइप के वेक्टर रहना जरूरी है, तभी उनको आपस में ऐड कर पाएंगे। तो इफ़ 2 वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the 2 adjacent sides of a triangle taken in the same order, then their resultant यानी उनका वेक्टर सम
is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in the opposite order. अभी आपको कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया होगा, अभी मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल देखिए. डियर स्टूडेंट, सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं. तो सपोज एक वेक्टर हमारा इस तरह से है, इसको मैंने बोल दिया वेक्टर ए, और एक दूसरा वेक्टर हमारा कुछ इस प्रकार से है. ये दूसरा वेक्टर है, इसको मैंने बोल दिया वेक्टर बी. ठीक है, ये दो वेक्टर्स हैं, दो अलग अलग दिशा में हैं दो वेक्टर्स हैं, और इन दोनों का हम वेक्टर सम निकालना चाहते हैं. वेक्टर सम यानी इनको हम ऐड करना चाहते हैं, इनका रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं. सब एक ही बात है ना. वेक्टर सम बोलो है ना, या रिजल्टेंट बोलो, बात एक ही है. तो हम इनको ऐड करना चाहते हैं, इनका वेक्टर सम यानी इनका रिजल्टेंट हम निकालना चाहते हैं. तो कैसे निकाल सकते हैं? ट्रायंगल लॉ हमें कहता है कि ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जिन दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है उनको पहले ट्रायंगल के दो साइड्स के हिसाब से बना लो. तो हमको पता है किसी भी वेक्टर को उठा के हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, उस वेक्टर में कोई बदलाव नहीं आता है. तो मैंने ए को उठा के ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर लिया है, तो ये हमारा हो गया वेक्टर ए. और अब मैं बी को उठाऊंगा और बी को उठा के इस तरह से रख दूंगा. मैं बी को यहाँ क्यों नहीं रख रहा? क्योंकि उसने बोला है कि टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, यानी जिन दो वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं उनको सेम ऑर्डर में रखना पड़ेगा. अभी सेम ऑर्डर क्या होता है? सेम ऑर्डर मतलब एक के पीछे एक. मतलब मैं एग्जांपल देके बताता हूँ. ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये दोनों सेम ऑर्डर में, ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम ऑर्डर में, ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम ऑर्डर में, है ना डियर स्टूडेंट्स. ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम ऑर्डर में. क्यों सेम ऑर्डर में भाई? क्योंकि जहाँ एक का हेड खत्म हो रहा वहाँ दूसरे का टेल खत्म शुरू हो रहा. यानी एक के पीछे दूसरा, एक का हेड खत्म हुआ दूसरे का टेल शुरू हुआ, एक का हेड खत्म हुआ दूसरे का टेल शुरू हुआ. तो ये सभी सेम ऑर्डर में है. सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, है ना. ये सभी सेम ऑर्डर में. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर हेड से हेड टकरा जाए, यानी एक वेक्टर का ऐसा हेड आ गया दूसरे का हेड ऐसा आ गया, तो ये ऑपोजिट ऑर्डर हो गया. या टेल से टेल टकरा जाए, जैसे एक का टेल ऐसा है एक का टेल ऐसा है, तो टेल से टेल टकरा गया, ऑपोजिट ऑर्डर. हेड से हेड टकरा गया, ऑपोजिट ऑर्डर. तो ये ऑपोजिट ऑर्डर है और ये सभी सेम ऑर्डर है. सेम ऑर्डर मतलब एक के पीछे, ये सेम ऑर्डर. और ऐसा रहा तो ऑपोजिट ऑर्डर, ऐसा रहा तो ऑपोजिट ऑर्डर. ऑपोजिट, ऑपोजिट, सेम, सेम, सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, ऑपोजिट ऑर्डर, ऑपोजिट ऑर्डर. बात समझ में आ रही है आपको डियर स्टूडेंट्स? तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है. तो ये अब सेम ऑर्डर में हमें रखना है. तो सेम ऑर्डर में रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं? तो ये वेक्टर ए है, अब वेक्टर बी को उठा के मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगा. तो ये हमारा हो गया वेक्टर बी हो गया. ठीक है, तो दोनों को हमने सेम ऑर्डर में रख दिया है. सेम ऑर्डर में क्यों रखा? क्योंकि हमें लॉ ये कहता है कि सेम ऑर्डर में रखना है. किनको? उन दो वेक्टर्स को जिनको आपस में ऐड करना चाहते हो, उनको ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड्स के हिसाब से रखना है और उनको सेम ऑर्डर में रखना है. ठीक है, तो फिर उनका रिजल्टेंट हमको कैसे मिलेगा, उनका वेक्टर सम कैसे मिलेगा? बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर. थर्ड साइड लेना है हमको, ऑपोजिट ऑर्डर में लेना है. ये दोनों सेम ऑर्डर में, इनके ऑपोजिट ऑर्डर में इसको लिया, तो यही हमको दे देगा इनका रिजल्टेंट. इनका रिजल्टेंट यानी इनका वेक्टर सम, यानी ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इन दोनों वेक्टर्स का वेक्टर सम. यानी इन दोनों वेक्टर का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो ये अकेला रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अकेला रिप्रेजेंट कर रहा है. इसी को हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है, और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं हम. जैसे सपोज ये एक वेक्टर है वेक्टर p और ये एक वेक्टर है वेक्टर q. ठीक है, इन दोनों का हमें वेक्टर सम करना है. तो कैसे कर पाएंगे? वेक्टर p को पहले ऐसे लिख दो, ये वेक्टर p हो गया. वेक्टर q को उठाओ, सेम ऑर्डर में रखना है तो यहाँ ला के रखो. तो उस वेक्टर q को मैंने यहाँ ला के रख दिया डियर स्टूडेंट्स. ये हमारा वेक्टर q हो गया. p और q सेम ऑर्डर में आ गए. तीसरा साइड बनाओ टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर, और यही क्या हो जाएगा? इनका रिजल्टेंट. इनका रिजल्टेंट यानी इन दोनों वेक्टर्स का वेक्टर सम p प्लस q ये हो जाएगा. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो उम्मीद आपको ये बात समझ में आ रही होगी. यही है हमारा ट्रायंगल लॉ. अब जिन दो वेक्टर्स को हम आपस में ऐड कर रहे हैं, जिन दो वेक्टर्स को हम आपस में ऐड कर रहे हैं, ये एक जैसे होने चाहिए. मतलब अगर ये फोर्स है तो ये भी फोर्स है, अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी है.
तो वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी गिव्स यू वेलोसिटी, ठीक है, इस तरह की बात है डियर स्टूडेंट्स। तो ये आप कॉपी कर ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स हम देख रहे थे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, और लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन में जो पहला लॉ है वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट हमने लास्ट लेक्चर में देखा, और उसी की चर्चा हम आगे बढ़ा रहे हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि जिन दो वेक्टर्स को आपको ऐड करना है वो सेम टाइप के वेक्टर्स होने चाहिए, और उन दोनों वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में रख दो। कैसे रख दो? सेम ऑर्डर में रख दो अलॉन्ग दी साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो जो ट्राइंगल का तीसरा साइड होगा टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर, वही उन दोनों का वेक्टर सम होगा, यानी उन दोनों का रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो याद रखो डियर स्टूडेंट्स के ट्राइंगल लॉ की मदद से ना सिर्फ हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं बल्कि सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। आओ देखते हैं कैसे। तो अभी मान लो सपोज डियर स्टूडेंट्स ये एक वेक्टर है जिसको मैं बोल रहा हूँ वेक्टर ए, और ये एक दूसरा वेक्टर है जिसको मैं बोल रहा हूँ वेक्टर बी। ठीक है, अभी इनके 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। वो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या क्या हैं? वो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कुछ इस तरह से। पहला हम बोल सकते हैं ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब क्या होता है? प्लस ए प्लस बी। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा मैं यहाँ लिखता हूँ, दूसरा है ए माइनस बी। ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब यहाँ कौन छुपा है? प्लस ए माइनस बी। ठीक है, तीसरा है माइनस ए प्लस बी। इसको माइनस ए प्लस बी बोलो या बी माइनस ए बोलो, बात एक ही है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो ये बी माइनस ए भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। और चौथा हम क्या बोल सकते हैं? माइनस बी माइनस ए, या माइनस ए माइनस बी, ऐसे लिख देता हूँ मैं, माइनस ए माइनस बी। ध्यान से देखो, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यही 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं डियर स्टूडेंट्स। और ये चारों के चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अभी हम ग्राफिकली ड्रॉ करके देखेंगे। ठीक है, कि वेक्टर फॉर्म में इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2 वेक्टर्स हमारे पास पहले से मौजूद हैं, एक ए, ये वेक्टर ए है हमारा, और ये हमारा वेक्टर बी है। सबसे पहले आते हैं ए प्लस बी में, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी हम कैसे कर सकते हैं? कुछ नहीं, ये वेक्टर को उठाओ और यहाँ रखो, तो ये बन गया हमारा वेक्टर ए, और वो वेक्टर को उठाओ और सेम ऑर्डर में रखना है, तो इस तरह से रख दो, तो ये हो गया हमारा वेक्टर बी। ये दोनों सेम ऑर्डर में आ गए। अब ट्रायंगल का तीसरा साइड बनाओ, तो मतलब यहाँ कुछ नहीं, मतलब ये प्लस ए है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब ये क्या है? प्लस बी है। अब ट्रायंगल का तीसरा साइड बनाओ टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर, और यही साइड जो है हमको दे देगा आर। यहाँ पर आर क्या हो जाएगा? तो मैं सिंपली यहाँ लिख दे रहा हूँ प्लस ए प्लस बी, यानी इन दोनों का सम, वेक्टर सम। तो ये क्या आ गया? ये आ गया ए प्लस बी। ठीक है, पहला हो गया, ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं प्लस ए माइनस बी में। तो प्लस ए माइनस बी एक्चुअली क्या है? तो मैं यहाँ लिखता हूँ, तो ये एक्चुअली था हमारा प्लस ए प्लस बी। अभी दूसरा केस है हमारा प्लस ए माइनस बी। ठीक है, तो प्लस ए माइनस बी का मतलब क्या है? एक्चुअली ये ए माइनस बी है, और ए माइनस बी का मतलब ये होता है कुछ इस तरह से, प्लस ए प्लस माइनस बी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देखो, प्लस माइनस माइनस, तो अल्टीमेटली ये यही बन जाएगा। अभी ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ? इसका मतलब है कि हमें प्लस ए में क्या ऐड करना है? माइनस बी को ऐड करना है। प्लस ए में माइनस बी को ऐड करना है। ठीक है, तो प्लस ए तो हम एज इट इज़ उठा लेंगे यहाँ से। ये एक्चुअली प्लस ए है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब ये प्लस ए और प्लस बी है। प्लस ए को एज इट इज़ उठा लो, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया प्लस ए। ठीक है, अब इसमें हमें क्या ऐड करना है? इसमें हमें माइनस बी को ऐड करना है। तो क्योंकि हमें माइनस बी को ऐड करना है,
तो माइनस बी कैसे लेंगे? अभी नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर आपको याद होगा, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है? सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, ये होता है नेगेटिव वेक्टर। तो देखो ये अगर प्लस बी है तो इसका उल्टा कर दूं तो क्या मिल जाएगा? माइनस बी। यानी ये अगर प्लस बी है तो ये माइनस बी है। कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि ये वेक्टर अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूं तो ये कहलाएगा माइनस बी। ठीक है, तो अभी माइनस बी कैसा है? माइनस बी ऐसा है, तो इसको उठाओ और इस तरह से सेम ऑर्डर में रख दो, तो ये मेरा हो गया माइनस बी। अब जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना था, जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना था, उन दोनों वेक्टर्स को हमने सेम ऑर्डर में ले लिया है, सेम ऑर्डर में एक के पीछे एक ले लिया है। ठीक है, तो अब जो ट्रायंगल का तीसरा साइड होगा टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर, यही इन दोनों का वेक्टर सम होगा। यानी ये क्या होगा? दिस प्लस दिस यानी ए माइनस बी, दिस प्लस दिस यानी ए माइनस बी, दिस प्लस दिस यानी ए माइनस बी। ठीक है, तो हमारा सेकंड केस भी हो गया डियर स्टूडेंट्स ड्रॉ करना। अब हम आते हैं हमारे थर्ड केस की तरफ। अभी देखो यहाँ थोड़ा सा ए बड़ा दिख रहा है, यहाँ थोड़ा छोटा दिख रहा है, वो थोड़ा रफ डायग्राम है डियर स्टूडेंट्स। ये 19-20 का थोड़ा मेजरमेंट स्केल से नहीं ले पा रहा हूँ मैं, इसीलिए थोड़ा वो छोटा बड़ा दिख रहा, लेकिन उम्मीद ओवरऑल बात आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा तो ये सेकंड केस हो गया। अब ये थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस क्या है? माइनस ए प्लस बी। थर्ड केस इज माइनस ए प्लस बी। तो थर्ड केस में हम आ रहे हैं, थर्ड केस इज माइनस ए प्लस बी। अब इसको ऐसा लिखो या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस ए प्लस प्लस बी। यानी माइनस ए में हमको ऐड करना है प्लस बी को, है ना? तो माइनस ए चाहिए होगा उसके लिए हमें। तो डियर स्टूडेंट्स ये अगर हमारा प्लस ए है तो ये हमारा क्या होगा? माइनस ए। तो माइनस ए उठाओ और यहाँ रख दो, तो ये मैंने रख दिया इस तरह से माइनस ए। माइनस ए तैयार हो गया है ना? और सेम मैग्नीट्यूड बस ऑपोजिट डायरेक्शन लिया है मैंने, यानी डंडी की जो लंबाई है वो लंबाई वही रहेगी, सिर्फ दिशा ऑपोजिट हो गई है। ठीक है, तो ये माइनस ए हो गया। अब इसमें हमें प्लस बी को ऐड करना है। प्लस बी यानी ये रहा प्लस बी, ये उठा लो, सेम ऑर्डर में रखना है, तो यहाँ ला के रख देंगे। तो ये हो गया माइनस ए और ये हो गया प्लस बी। अब ट्रायंगल का तीसरा साइड बनाओ टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर, और यही हमको इन दोनों का सम दे देगा, यानी माइनस ए प्लस बी दे देगा। या बी माइनस ए बोलो या माइनस ए प्लस बी बोलो, बात एक ही है, वो हमको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम आते हैं चौथे और आखिरी केस पे, जो कि क्या है? यहाँ हम देख सकते हैं माइनस ए माइनस बी। तो माइनस ए माइनस बी, इसको ऐसा लिखो या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, माइनस ए प्लस माइनस बी। तो आप चाहें तो डियर स्टूडेंट्स वीडियो को अभी पॉज करके और ये आप खुद से ड्रॉ करके देखें कि आप सही ड्रॉ कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो आप ड्रॉ करके चेक करेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे ड्रॉ करना है। माइनस ए में ऐड करना है माइनस बी को। तो माइनस ए कहाँ है? तो इसका उल्टा ये हमारा माइनस ए होगा। तो माइनस ए उठा लेता हूँ मैं, तो मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। तो ये हमारा हो गया डियर स्टूडेंट्स माइनस ए। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए माइनस बी। यहाँ से उठाओ, ये माइनस बी है, उसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया, तो ये हमारा हो गया माइनस बी। ये दोनों सेम ऑर्डर में है। अब ट्रायंगल का तीसरा साइड लो टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर, तो यही साइड जो है वो इन दोनों का सम हो जाएगा, यानी यही हो जाएगा माइनस ए माइनस बी। तो देखा डियर स्टूडेंट्स, ये चारों पॉसिबल केसेस हमने यहाँ पे अभी ड्रॉ करके देख लिए किस तरह से वो ड्रॉ हो रहे। ठीक है, तो ये एक बात हो गई है, और कुछ और बातें भी हम करेंगे इसी के साथ साथ। ये जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ये हमारा फिनिश हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले लॉ की ओर, जो कि कहलाता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो भी हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। आप पहले यहाँ तक कॉपी कर लें।